नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 10 की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब चल रही है। 11 के 11 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। मेरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। आप जाके मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी की प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करिए। बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं। जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा कि आप इन किताब को खुद से भी पढ़ें। जब आप इन किताबों को खुद से पढ़ेंगे तब ये रियल एक्सरसाइज पूरी होगी। और जो लोग क्लासरूम पर्पस से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वीडियो है ही यूजफुल। जो लोग यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो उतनी ही यूजफुल है। तो टाइटल है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। यहाँ पे एक बच्चा है अरविंद। अब अरविंद को स्कूल में एक बार एक प्ले हुआ, एक ड्रामा हुआ और उसमें अरविंद को किंग का रोल करने को मिला। अब जब उस किंग की रोल में वो मार्च कर रहा था, चल रहा था, तो उसने बहुत अच्छे से कपड़े उसको पहनाए गए, उसको मिस्टॉक्स लगाई गई थी डुप्लीकेट। उस मिस्टॉक्स को उसको टुर्ल करके हंसना था, फिर अपनी स्वॉर्ड को उसको एक जोश से सबके सामने दिखाना था। और सोचिए कि अरविंद एक समय पे किंग बना हुआ है और किंग बने बने उससे कहा जाए कि वो बैठ के एक जगह वीणा बनाए। तो मतलब अरविंद ने सोचा कि मैं राजा भी हूं और साथ साथ में गाना भी गा रहा हूं, तो मैं म्यूजिशियन भी हूं। यहां पे उसको समझ में आया कि क्या कुछ ऐसे राजा थे जो म्यूजिशियंस भी हुआ करते थे, जो गाना भी गाया करते थे। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। एक्चुअली में जो अरविंद था वो समुद्रगुप्त की एक्टिंग कर रहा था। समुद्रगुप्त एक फेमस रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का, या फिर कह सकते हैं आप गुप्ता एम्पायर का। हमको समुद्रगुप्त के बारे में उन इंस्क्रिप्शन से पता है जो हमको इलाहाबाद के अशोकन पिलर में मिले हैं। और ये पिलर की जो इंस्क्रिप्शन है वो एक पोएम के फॉर्म में है जिसको हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन एक पोएट था और मिनिस्टर था समुद्रगुप्त के कोर्ट में। ये जो इंस्क्रिप्शन लिख मिला है इस अशोकन पिलर पे इलाहाबाद में, जिसपे वो इंस्क्रिप्शन लिखा है, वो एक्चुअली में एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति मतलब तारीफ है, यानी प्रशस्ति प्रेज का, तारीफ का संस्कृत वर्जन है। और ये जो प्रशस्ति है ना फ्रेंड्स, ये रूलर्स के बारे में नॉर्मली लिखी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 9 में हमने एक प्रशस्ति के बारे में देखा था जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में लिखी हुई थी। तो जो बड़े बड़े रूलर्स है ना फ्रेंड्स, उन सबने अपनी प्रशस्ति लिखवाई है। हालांकि जो प्रशस्ति का फैशन चला है, ये जो तारीफ लिखवाने का फैशन चला है, ये गुप्ता के समय से बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की या समुद्रगुप्त की तारीफ की। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति बताती है कि पोएट ने किंग को बहुत ग्लोइंग टर्म्स में तारीफ की। उसको एक वॉरियर बताया है, मतलब एक ब्रेव वॉरियर, एक ब्रेव लड़ाका बताया है, एक ऐसा किंग जो कि बैटल में जीतता है, जिसको नॉलेज भी बहुत है, बहुत अच्छी पोएट्री भी करता है, और उसको गॉड के इक्विवेलेंट बता रखा है। और प्रशस्ति लंबे लंबे सेंटेंसेस से बनी हुई है। एक कुछ आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देते हैं। समुद्रगुप्त द वॉरियर देखिए क्या है। हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड विद प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मास्क ऑफ 100 ऑफ स्कार्स, बैटल एक्स। ये पूरा पढ़िए। इसका कहना मतलब क्या है कि इसकी जो बॉडी थी समुद्रगुप्त की बहुत चार्मिंग थी, क्योंकि वो इतना वीर था कि जब वो बैटल में लड़ने जाता था तो उसके शरीर पे जाने कितने कटे हुए मार्क्स हैं, कुल्हाड़ियों के, भालों के, स्पाइक्स के, स्पीयर्स के। यानी वो बहुत ताकत से लड़ा, बहुत हिम्मत से लड़ा, जीता, वापस आया और आज की डेट में राज कर रहा है और अपने लोगों को एक अच्छा राज दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किंग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इससे आपको यह भी आइडिया लगेगा कि उस समय के किंग किन किन चीजों से लड़ा करते थे। तो ऑब्वियसली बात है, गोली बंदूकों से तो लड़ा नहीं करते थे, उसकी टेक्नोलॉजी है नहीं, क्योंकि एक गोली इंसान को उड़ाने के लिए काफी होती है। उस समय पे भालों, तलवारों, चाकू, इन सबसे लड़ाई होती थी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, मैप नंबर समय देते हैं 105 नंबर के पन्ने पे जो है। इस मैप पे हमको देखना कि हमको वो एरिया देखना है जो ग्रीन में शेडेड है। फिर हमको एक एरिया नजर आएगा जो ईस्ट कोस्ट पे रेड डॉट से बना हुआ है। फिर हमको पर्पल वाला एरिया भी नजर आएगा और हमको ब्लू वाला एरिया भी नजर आएगा। तो एक बार देख लेते हैं इस एरिया को फ्रेंड्स। ये देखिए, ये रहा वो एरिया। ये ग्रीन इलाका यहां नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ये रेड डॉट्स आपको ईस्टर्न कोस्ट पे नजर आ रहे हैं और कुछ कुछ जो हल्का हल्का ब्लू है वो यहां पे नजर आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा वहां पे जो ब्लू और ग्रीन है वो क्लियर दिख नहीं रहा। एक्चुअली में ये जो मैप है वो प्रशस्ति की इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे हरिसेना ने 4 अलग अलग तरीके के रूलर्स बता रखे हैं और उन रूलर्स की तरफ समुद्रगुप्त की पॉलिसियां बता रखी हैं। जो एरिया ग्रीन में शेडेड है मैप में, वो आर्यवर्त का एरिया है। ठीक है, और ये वो 9 रूलर्स हुआ करते थे
जिनको अप्रूव कर दिया था, और उन अप्रूव किसने किया था? ऑब्वियसली बात है समुद्रगुप्त ने किया था, और उनका किंगडम समुद्रगुप्त का पार्ट बन गया था। फिर जो दक्षिण पथ के रूलर्स थे, यहां पे 12 रूलर्स हुआ करते थे, जिनकी जो कैपिटल्स है रेड से मार्क है ईस्टर्न कोस्ट पे। उन्होंने समुद्रगुप्त से सामने घुटने टेक दिए, समुद्रगुप्त से हार गए, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनको फिर से रूल करने दिया ऑन हिज बिहाफ। फिर एक इनर सर्कल आपको निकल के आएगा नेबरिंग स्टेट्स का, जहां पे आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और बहुत सारे गण संघ हैं। इन गण संघ के बारे में मैंने चैप्टर 5 में बात की थी नॉर्थ वेस्ट में। इसको पर्पल में मार्क किया गया है। ये लोग ट्रिब्यूट लेके आते थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। और फिर जो आउटलाइंग एरियाज हैं, जिनको ब्लू में मार्क किया गया है मैप में, वो डिसेंडेंट्स है कुषाण के और शक के। और इसमें रूलर ऑफ श्रीलंका भी आता है, जिसने समुद्रगुप्त के सामने सबमिट किया और डॉटर्स को ऑफर किया। अब एक एक करके देखते हैं कि भैया हम यहां किसकी किसकी बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो इलाका है, ये जो रेड वाले डॉट्स हैं, ये वो 12 किंगडम्स हैं। ये वो 12 किंगडम्स हैं दक्षिण पथ के, जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया और समुद्रगुप्त ने उनको राज करने दिया ऑन हिज बिहाफ। उसके बाद आपको इनर स्टेट और आउटर स्टेट भी दिखा रखा है। ये वाला कलर इनर स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है, और ये वाला जो कलर है वो आउटर स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है, और ये वाला जो कलर है ये आर्यवर्त को डिपिक्ट कर रहा है। आर्यवर्त के बारे में क्या इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है, देखिए। आर्यवर्त ग्रीन वाला एरिया, यहां पे 9 रूलर्स हुआ करते थे, जिनको अप्रूव करके सीधे समुद्रगुप्त के अंपायर में ले आए। तो ये था आर्यवर्त का एरिया, दिस एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ आर्यवर्त। उसके आगे फ्रेंड्स, आउटर स्टेट की अगर हम बात करें, आउटर स्टेट में क्या क्या आता है? रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरिया, जो कि डिसेंडेंट्स थे कुषाण के और शक के, और इसमें श्रीलंका के भी रूलर्स आते हैं, जिन्होंने मैरिटल रिलेशंस बनाए समुद्रगुप्त के साथ। तो यहां पे आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, श्रीलंका आउटर एरियाज में आ रहा है, और प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है उसका एक बहुत बड़ा एरिया आउटर एरियाज में आ रहा है। प्रेजेंट डे गुजरात का एक एरिया आउटर एरिया में आ रहा है, और ऊपर का अफगानिस्तान का एरिया आउटर एरियाज में आ रहा है। उसके अलावा बचा क्या? उसके अलावा ये वाला एरिया बचा फ्रेंड्स, पर्पल वाला एरिया। पर्पल वाले एरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप इनर सर्कल बोलोगे, जिसमें आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, बहुत सारे गण और संघ भी आते हैं, जो कि चैप्टर 5 में हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये आसाम का इलाका, नेपाल, भूटान, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये इस इलाके में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई, इनर स्टेट, आउटर स्टेट, आर्यवर्त, ये सब आपके, और कुछ साउदर्न स्टेट जो कि रेड डॉट से दिखा रहे हैं, ये सब आपके समुद्रगुप्त के कंट्रोल के अंदर थे। ठीक है, यहां पे कुछ कॉइन्स दिखाए गए हैं फ्रेंड्स, देखिए यहां पे किंग दिखा रखा है, जिसने जो वीणा बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त की एक क्वालिटी दिखाई गई है कि वो वीणा भी बजाता है। ठीक है, तो इज ऑल्सो प्लेज वीणा, तो उस वो म्यूजिशियन भी है और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही। फिर इन मैप पे आपको प्रयाग ढूंढना है। प्रयाग नाम है प्रेजेंट डे इलाहाबाद का, तो प्रयाग ये रहा, ढूंढने की जरूरत ही नहीं, सामने है। फिर उज्जैन ढूंढना है और पाटलिपुत्र ढूंढना है। तो भैया देखिए, पाटलिपुत्र तो आपको पता ही है मगध की राजधानी रही है, ये रहा पाटलिपुत्र, उज्जैन ये रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे गुप्ता अंपायर के। पहले मगध अंपायर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, फिर ये गुप्ता अंपायर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए। डिफरेंस क्या है इन द वे कि समुद्रगुप्त ट्रीटेड द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त एंड दक्षिण पथ। देखिए, दक्षिण पथ में रूलर्स को हराया, बट दक्षिण पथ के रूलर्स को समुद्रगुप्त ने रूल करने दिया ऑन हिज बिहाफ। लेकिन आर्यवर्त के रूलर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल जताया समुद्रगुप्त ने। एक ये बेसिक डिफरेंस है आर्यवर्त के रूलर्स की तरफ और दक्षिण पथ के रूलर्स की तरफ। आप अपनी तरफ से भी कुछ डिफरेंसेस देखने की कोशिश करिए, तो आप समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त का अंपायर कितना बड़ा था। अब समुद्रगुप्त के समय पे एक चीज लाई गई, विक्रम संवत। विक्रम संवत के बारे में कहा जाता है कि 58 BCE में शुरू हुआ, और दिस इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू। और बेसिकली चंद्रगुप्त टू को बोला जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को शुरुआत की ये बोल के शक के ऊपर एक विक्ट्री मान के। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जो गुप्ता अंपायर है वो लगभग 290-280 AD में शुरू हुआ है, और जब ये समुद्रगुप्त का समय, जब ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय आया, जो कि सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि राजा माना जाता है गुप्ता अंपायर को, वो लगभग 380 AD के समय पे आया था।
लेकिन ये जो विक्रम संवत है ये 58 बीसी में शुरू हुआ है। दो टर्म्स में आपके कैलेंडर होते हैं। अगर कभी आप अपने कैलेंडर को देखोगे फ्रेंड्स तो ग्रेगोरियन कैलेंडर तो दिखता है, उसमें शक एरा का भी ईयर बता रखा होता है और विक्रम संवत का भी ईयर बता रखा है। तो विक्रम संवत एक्चुअली में पहले से एग्जिस्ट करता था पर उसका नाम कुछ और था, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उस कैलेंडर का नाम अपने नाम पे करवा के विक्रम संवत रख दिया। तो विक्रम संवत वॉज इन एक्सिस्टेंस सिंस 58 बीसी, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत रख दिया, जबकि विक्रम संवत 58 बीसी से चल रहा है। फिर हम जेनेलॉजीज देखते हैं। ज्यादातर जो प्रशस्तीज हैं वो जो रूलर्स के एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनके बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के ग्रैंडफादर के बारे में बताया है, उसके फादर के बारे में बताया है, उसकी मदर के बारे में बताया है। समुद्रगुप्त की माताजी का नाम था कुमारी देवी जो कि लिच्छवी गणा से थी, ठीक है। उनके जो फादर थे चंद्रगुप्त, वो पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि को धारण किया था। तो महाराज धीराज की उपाधि को धारण करने वाला पहला रूलर था चंद्रगुप्त और फिर उनका बेटा बना समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पहली बार चंद्रगुप्त ने उपाधि ली महाराज धीराज, समुद्रगुप्त ने भी उपाधि ली महाराज धीराज, लेकिन चंद्रगुप्त के जो फादर थे और जो ग्रैंडफादर थे वो अपने आप को महाराज ही बोलते थे, लेकिन पहली बार चंद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि ली। समुद्रगुप्त के बाद उसका कौन राज में आया? समुद्रगुप्त के बाद आया उसका बेटा राज में जो था चंद्रगुप्त टू, जिसको आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है गुप्ता एम्पायर का। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऑर्डर में लगानी है। राजा, महाराज धीराज, महाराज में सबसे बड़ा कौन है? तो भैया सब शुरुआत हुई राजा से, उससे बड़ा महाराज, उससे बड़ा महाराज धीराज, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए समुद्रगुप्त जो है फीचर्स इन द जीनोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी। देखिए अगर बात की जाए गुप्ता एम्पायर की तो गुप्ता एम्पायर को आप कह सकते हो, लमसम डेट बता रहा हूं, 290 एडी से 550 एडी तक रहा है गुप्ता एम्पायर। और समुद्रगुप्त को एक्चुअली में लेट गुप्ता रूलर से माना जाता है, इन शुरुआती नहीं बाद के गुप्ता रूलर से माना जाता है। और उसके बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी बाद के गुप्ता रूलर, जीनोलॉजी में काफी बाद में है ये लोग। इनके बारे में हमको इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता चलता है। वैसे तो मैंने गुप्ता की पूरी फैमिली ट्री को, पूरी डायनेस्टी को कवर किया है, आप जाके मेरी वीडियोस में दे सकते हैं। चंद्रगुप्त टू की बात करें फ्रेंड्स तो इसने एक्सपीडिशन किया था वेस्टर्न इंडिया में और उसने जो आखिरी शक के वंशज थे उनको हरा दिया था। वंशज तो नहीं, जो शक आखिरी शक रूलर्स बने थे उनको हरा दिया था। और प्रोबेबली इन शक रूलर्स को हराने के बाद ही उसने विक्रम संवत रखा था 58 बीसी को। और 58 बीसी में क्या हुआ था कि शक रूलर्स पहले भी हारे थे, तो उस हार को इसने अपने हराने वाली चीज से जोड़कर 58 बीसी को अपने नाम पे रख दिया और उसका नाम रख दिया विक्रम संवत, क्योंकि चंद्रगुप्त टू का नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के कोर्ट में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे। कालिदास उनके कोर्ट में था, आर्यभट्ट जो कि एस्ट्रोनॉमर है उनके कोर्ट में था। आर्यभट्ट के बारे में हम लोग चैप्टर 11 में भी देखेंगे। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूलर पे जिसका नाम है हर्षवर्धन। उसने हर्षचरिता भी, अभी हर्षचरिता एक्चुअली में हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी जो उसका कोर्ट पोएट था। तो भाई गुप्ता रूलर्स के बारे में हमको इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से पता चला है। बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिनके बारे में हमको उनकी बायोग्राफी से पता चला। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में एक फर्क होता है। ऑटोबायोग्राफी जो एक पर्सन ने खुद लिखी हुई होती है, बायोग्राफी जो किसी और ने लिखी हुई होती है। हर्षवर्धन आज से लगभग 1400 साल पहले रूल करता है, लगभग 1400 ईयर्स अगो। जो हर्षवर्धन का रूल था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 606 टू 647 एडी। उसका कोर्ट पोएट कौन था? बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरिता संस्कृत में। तो इससे हमको जीनोलॉजी मिलती है हर्ष की, ठीक है। और हर्ष एंड में किंग बनेगा, यानी हर्षवर्धन एंड में किंग बनेगा। जुआनजांग ने भी हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि जुआनजांग ने अपना बहुत सा समय हर्षवर्धन के कोर्ट में बिताया है और हर्षवर्धन के राज में क्या क्या होता था उसको जुआनजांग ने अपनी आंखों से देखा है। देखिए हर्षवर्धन अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, छोटा बेटा था, लेकिन वो थानेसार का किंग बना जब उसके पिताजी और उसके एल्डर ब्रदर की मृत्यु हो गई। जो उसका ब्रदर इन लॉ था वो कन्नौज का राजा था। वो आप मैप समझ में दे सकते हैं। देखिए हर्षवर्धन की एक बहुत जबरदस्त कहानी है, कैसे वो राजा बना
ठीक है, किस तरीके से चीजें हुई इसके बारे में मैंने हर्षवर्धन पे भी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जब कन्नौज का राजा बना, ठीक है, तो कन्नौज का राजा बनने से पहले उसका ब्रदर इन लॉ कन्नौज का राजा था। अब कन्नौज की और रूलर ऑफ बंगाल की बनती नहीं थी, तो रूलर ऑफ बंगाल ने कन्नौज के राजे को मार दिया, हर्षवर्धन के ब्रदर इन लॉ को मार दिया। तो हर्ष को कन्नौज पे कब्जा करना पड़ा, रूलर ऑफ बंगाल से लड़ाई करनी पड़ी और उसने रूलर ऑफ बंगाल को हराया भी। तो बंगाल पड़ता है ईस्ट पार्ट में, तो ईस्ट में तो जो हर्षवर्धन के कॉन्क्वेस्ट थे वो सक्सेसफुल हुए, यानी वो रूलर ऑफ बंगाल को हराकर कन्नौज पे काबू कर पाया। उसने मगध को भी काबू किया, बंगाल को भी काबू किया, लेकिन बाकी जगहों पे वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। खासकर जब वो डेक्कन की तरफ आया, साउथ की तरफ आया फ्रेंड्स, तब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। नर्मदा नदी के साउथ में वो नहीं जा पाया, क्योंकि नर्मदा नदी के साउथ में बैठा था पुलकेशिन टू, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का एक महान किंग था। और पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन के साउदर्न मूवमेंट को रोक दिया, हर्षवर्धन के साउदर्न कंसेप्ट कॉन्क्वेस्ट को रोक दिया। फ्रेंड्स समझ गया? तो यहां पे अगर आप इस मैप को देखें फ्रेंड्स, अगर नर्मदा ये नदी है, तो इस नर्मदा नदी के ऊपर एक बहुत मेजर इलाके में हर्षवर्धन का राज था, क्योंकि इस नर्मदा नदी के नीचे पुलकेशिन टू का राज था। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हर्षवर्धन का राज कहां था और पुलकेशिन टू का राज क्या था। नर्मदा एक्चुअली में इनकी बाउंड्री थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और रूलर्स की, जैसे कि पल्लवास की बात करेंगे, चालुक्यास की बात करेंगे, पुलकेशिन की प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए, पल्लवा भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे और चालुक्यास भी इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया की। ठीक है, जो पल्लवा का किंगडम था, उनका किंगडम, उनकी कैपिटल कांचीपुरम के आसपास फैला हुआ था, कावेरी डेल्टा के पास। इसके मैप से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां देखिए, ये लाल रंग जो है ना, वो आपको चालुक्य डायनेस्टी को दिखा रहा है और उसके नीचे आपको एक बहुत बड़ा पल्लवा एम्पायर दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी, जो पल्लवा की डायनेस्टी थी, ये जो हर्षवर्धन की डायनेस्टी थी, बहुत आप कह सकते हैं कि डायनेमिकली इनके बॉर्डर्स चेंज हो रहे थे। खासकर पल्लवा डायनेस्टी को, चालुक्य डायनेस्टीज के जो बॉर्डर थे वो डायनेमिकली चेंज हो रहे थे, क्योंकि इनके बॉर्डर एरियाज में एक दूसरे से अक्सर कर क्लैश हुआ करते थे। तो जो हार जाया होता था वो दूसरे की एरिया पे कब्जा कर लेता था। तो ये सब तरीके की चीजें चलती रहती थी। जो पल्लवा का राज, जो कांचीपुरम सिटी है कावेरी डेल्टा में, उसके आसपास हुआ करता था। और जो चालुक्य का राज था वो रायचूर दुआब के पास हुआ करता था, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में। हल्का फुल्का मैं इसका मैप का रिप्रेजेंटेशन आपको बता चुका हूं। चालुक्यास की कैपिटल हुआ करती थी ऐहोल, और ऐहोल एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। अगर ऐहोल को हम लोग नक्शे पे देखें तो आपको कहीं यहां पे ऐहोल नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो चालुक्य का राज, और यहां पे पल्लवास का कांचीपुरम आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चोल चेर पंड्य को अगर हम देखें तो चेरा आपको यहां नजर आ रहा है, चोला यहां नजर आ रहा है, पंड्या यहां नजर आ रहा है। एक स्लाइट आइडिया लग रहा है कि ये लोग कहां पे थे। अब देखिए, जो ऐहोल है वो एक बहुत जबरदस्त रिलीजियस सेंटर है, वहां बहुत सारे टेंपल्स हुआ करते थे उस टाइम पे। पल्लवास और चालुक्यास, जैसा कि मैंने कहा कि एक दूसरे के लैंड पे अक्सर कर अटैक किया करते थे और वो चाहते थे कैपिटल सिटीज को ऑक्युपाई करना। तो जो पल्लवास थे वो चालुक्यास के ऐहोल को ऑक्युपाई करना चाहते थे, जो चालुक्यास थे वो पल्लवास के कांचीपुरम को ऑक्युपाई करना चाहते थे। जो सबसे फेमस चालुक्यन रूलर था वो था पुलकेशिन टू। मैंने बताया ना, पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन के साउदर्न मूवमेंट को रोक दिया था। और ये हमको एक प्रशस्ति से पता चलता है जो पुलकेशिन के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखी थी। तो एक सवाल ये भी बनता है कि भैया रवि कीर्ति किसका कोर्ट पोएट था? तो पुलकेशिन टू का कोर्ट पोएट था। फिर पुलकेशिन को जो किंगडम मिला था वो कहां मिला था? पुलकेशिन को किंगडम अपने अंकल से मिला था। देखिए फ्रेंड्स, पुलकेशिन टू, चालुक्य डायनेस्टी, पल्लवा रूलर्स के इंपॉर्टेंट रूलर्स, पल्लवा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स, ये अपने आप में एक बड़ी कहानियां है। यहां पे हर्षवर्धन की कहानी 2 लाइनों में समझा दी गई, पुलकेशिन टू की कहानी 2 लाइनों में समझा दी गई, पर ये 2-2 लाइनों की कहानी नहीं है। ये बड़े बड़े साम्राज्य थे जिनके बारे में आपको बहुत कुछ और ज्यादा भी जानना चाहिए। तो अभी तो किताब के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो इतना ही देखेंगे, क्योंकि हमको किताब के दायरे में रहना है। जब अलग से इन टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि मैंने बहुत सारे समझाए भी है, तो वहां पे आपको डिटेल में ही बता रखा है। बहुत सारे तो आपको मेरी मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी पे जाके देख सकते हैं। फिर रवि कीर्ति, जो कि पुलकेशिन टू का कोर्ट पोएट था, उसने बताया कि पुलकेशिन टू ने वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे बहुत सारे एक्सपेडिशन किए। हर्षवर्धन के साउदर्न मूवमेंट को उसने रोका।
समझ गए। फिर एक इंटरेस्टिंग वर्ड्स ऑफ है, एक पोएम है, रवि कीर्ति ने पोएम लिखी है। रवि कीर्ति ने लिखा कि हर्ष का मतलब होता है खुशी, लेकिन जब पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को साउथ आने से रोक दिया, उसको हरा दिया, तो हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, यानी उसने हर्ष की हैप्पीनेस छीन ली। फिर पुलकेशिन टू ने पल्लवा किंग को भी अटैक किया, और वो पल्लवा किंग की बहुत सारी टेरिटरीज को जीता, और एंड में जब पल्लवा किंग को समझ नहीं आया तो वो कांचीपुरम अपनी कैपिटल में जाके छुप गया। लेकिन ये जो चालुक्यास की विक्ट्री थी, ये भी एक लंबी विक्ट्री नहीं थी, ठीक है। इनकी जगहों को भी पल्लवास ने ऑक्युपाई किया, और बाकी रूलर्स ने भी इनकी जगहों को हथिया है, कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि पल्लवास और चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटास और चोला डायनेस्टी भी अपने पावर में बढ़ी, और राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी ने पल्लवा और चालुक्य के बहुत सारे इलाकों को हरा कर घेरा। तो आप समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, राष्ट्रकूटा, चोला, पल्लवा, ये सब कांस्टेंट फाइट में थे एक दूसरे के साथ। तो आप कोई भी एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं बोल सकते फ्रेंड्स कि ये इसकी बाउंड्री इतने समय के लिए फिक्स्ड रही। रेगुलरली इनके बीच में फाइट्स हुआ करती थी, रेगुलरली एक दूसरे के इलाके को हथिया लेते थे। अब हम देखेंगे कि इन किंगडम्स को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था। देखिए, लैंड रेवेन्यू इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। विलेज बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, और उस बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मान के जो किंग्स थे उस इलाके से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू उनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था। फिर फ्रेंड्स कुछ नए डेवलपमेंट्स भी आए। किंग्स ने उन लोगों का सपोर्ट लिया जो ताकतवर हुआ करते थे। अब वो इकोनॉमिकली भी ताकतवर हो सकते थे, सोशली भी ताकतवर हो सकते थे, पॉलिटिकली भी ताकतवर हो सकते थे, मिलिट्री भी ताकतवर हो सकते थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये पल्लवास, ये आप कह सकते हैं कि जो चालुक्यास थे, ये एक बहुत बड़े इलाके में राज करते थे, और सेंट्रली इतने बड़े इलाके में अपने दम पे राज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोकल जगहों पे जिन लोगों का दबदबा हुआ करता था, उनके साथ ये बना के चलते थे, ताकि ये राज को अच्छी तरीके से कर सके। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को इन्होंने हेरिडेटरी बना दिया, यानी कि बाप का बेटा ही इन पोस्ट पे बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हरिसेना था, हरिसेना किसका कोर्ट पोएट था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बताइए किसका कोर्ट पोएट था? हरिसेना महादंड नायक भी था, जिसको आप चीफ जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं अपने फादर की तरह। तो उस हरिसेना के फादर चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, और हरिसेना अपने फादर की तरह बाद में चीफ जुडिशियल ऑफिसर बना, जबकि हरिसेना एक्चुअल में क्या था? वो पोएट था। तो आप समझ रहे हैं ना, हेरिडिटरी पोस्ट हो गई। उसके पिताजी चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, महादंड नायक थे। तो जब हरिसेना आया तो भले वो कविताएं लिखता था, पर वही महादंड नायक बना। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे एफिशिएंसी थोड़ी कम भी होगी। फिर एक पर्सन बहुत सारे ऑफिसेस को होल्ड करता था, जैसे कि जो हरिसेना था, महादंड नायक तो वो था ही, यानी वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर तो था ही, उसके साथ साथ वो कुमार अमात्य भी था। कुमार अमात्य मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। उसके साथ वो संधि विग्रहिका भी था। संधि विग्रहिता मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो आप समझ लो ना कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी आपकी हरिसेना के पास, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका दबदबा हुआ करता था, जैसे कि नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर हुआ करता था, या फिर चीफ मर्चेंट हुआ करता था सिटी का, तो उसका काफी दबदबा होता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर एक सर्थवाहा हुआ करता था, जो लीडर होता था मर्चेंट कैरावेंस का, उसका भी काफी दबदबा हुआ करता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। आप ये सब लिख लीजिए फ्रेंड। फिर प्रथम कुलिका हुआ करता था, वो चीफ क्राफ्ट्समैन था, उसका भी काफी दबदबा हुआ करता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में तो ये पॉलिसीज बहुत सक्सेसफुल हुई। जो चालुक्यन रूलर्स थे, जो पल्लवा के रूलर्स थे, उन्होंने बहुत बड़े एरिया में इन पॉलिसीज के दम पे कब्जा किया। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप कमजोर होगी, वैसे ही ये लोग जिनके हाथ में लोकल लेवल पे पावर दी गई थी, ये लोग पावरफुल हो जाएंगे। और जब ये लोग पावरफुल हो जाएंगे तो ये बोल देंगे कि हम किसी भी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को नहीं मानते, हम इंडिपेंडेंट किंगडम है। इसीलिए चीजों को हेरिडिटरी बनाना बहुत खतरनाक होता है। मान लीजिए किसी एक इलाके में आपने कोई एक इंपॉर्टेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिया, अब अगर आपने उस पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया है ना, तो यह बात पक्का हो जाएगी कि उसी गवर्नर का बेटा अगला गवर्नर बनेगा, उस बेटे का बेटा अगला गवर्नर बनेगा। तो किसी भी तरीके के टैलेंट के आगे आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर यह पोस्ट हेरिडिटरी ना बना के मेरिट पे बनाई जाती, तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन पर से नहीं छूटता, बशर्ते सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। और हर बार सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अच्छा नहीं होता था। यह रूलर के पर्सनल कैरेक्टर और एफिशिएंसी पे डिपेंड करता था कि उसका राज कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना वेल मैनेज्ड है। फिर एक नए तरीके की आर्मी सामने आई। देखिए,
बहुत सारे पहले के रूलर्स की तरह इन रूलर्स ने भी बहुत अच्छी आर्मी रखी, जिसमें बहुत सारे हाथी, चैरियट्स, कैवलरी और फुट सोल्जर्स थे। फिर से बहुत सारे अच्छे मिलिट्री लीडर्स थे जो कि किंग को ट्रूप्स देते थे जब भी किंग को ट्रूप्स की जरूरत होती थी। और इन मिलिट्री लीडर्स को पैसे नहीं मिलते थे, डायरेक्ट सैलरी नहीं मिलती थी, इंस्टेड इनको लैंड मिलता था। और ये मिलिट्री लीडर्स क्या करते थे, उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस रेवेन्यू से अपने सोल्जर्स को, हॉर्सेस को और अपने इक्विपमेंट्स को मैनेज करते थे। तो एक तरीके से सामंत थे ये। अब सामंत को आपने तनख्वाह पे नहीं रखा, आपने उसको एम्प्लॉय नहीं किया, आपने उसको अपना पार्टनर बना लिया। और पार्टनर कैसे बनाया आपने उसको जमीन दे दी। अब जब आपने उसको जमीन दे दी तो जमीन का तो राजा हो गया ना। तो जब आप देखेंगे कि यही सामंत जब देखेगा कि सेंट्रलाइज्ड जो राजा है वो कमजोर हो गया है, वो इनएफिशिएंट हो गया है, ये सामंत बोलेगा कि भाई मैं तो किसी राजा को नहीं जानता, मैं खुद ही राजा हूं अपने इलाके का। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट थे उन्होंने सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को लॉन्ग रन में खतरे में डाला है। अभी हम जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव सब कुछ देख रहे हैं फ्रेंड्स। अभी आप चीजों को जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए। डिटेल्ड अलग अलग जो रजवाड़ों की जो डिटेल्स है वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिर अगर हम साउदर्न किंगडम्स की असेंबलीज को देखें तो भैया पल्लवा के इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी लोकल असेंबलीज का नाम है जिसमें सभा होती थी। सभा में ब्राह्मण लैंड ओनर्स मिलकर बैठा करते थे। ये सभा बहुत सारी सब कमिटीज के थ्रू ऑपरेट करती थी। इन सब कमिटीज में कुछ कमिटी इरिगेशन पे होती होंगी, कुछ एग्रीकल्चर पे होती होंगी, कुछ सड़कें बनाती होंगी, कुछ लोकल टेम्पल्स बनाती होंगी। जहां पे जिस विलेजेस में लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे वहां पे जो विलेज असेंबली होती थी वो उर होती थी, UR। और नागरम क्या था, नागरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो ये सब आप लिखते चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो असेंबलीज हुआ करती थी, इन असेंबलीज में काफी हद तक मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स का दबदबा होता था जो कि काफी अमीर हुआ करते थे, क्योंकि पैसों का दबदबा तो देखिए फ्रेंड्स हमेशा से होता है। और ये लोकल असेंबलीज ने सेंचुरीज तक काम किया है इन जगहों पे। ठीक है, फिर अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करो उस किंगडम में, जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जो आम आदमी हुआ करते थे, उनकी लाइफ्स को देखें फ्रेंड्स तो उनकी लाइफ्स के बारे में हमको बहुत सारे प्लेज और दूसरे अकाउंट से पता चलता है। जैसे कि कालिदास ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं जो कि किंग के कोर्ट में हुआ करते थे। तो उनके प्लेस से जो उस समय के लोगों की नॉर्मल लाइफ होती थी उनके बारे में काफी कुछ पता चलता था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनके प्लेस में यह दिखाया जाता है कि जो राजा है और जो ब्राह्मण है वो संस्कृत बोलेगा, लेकिन जो मेन है और वुमेन है जो कि किंग और ब्राह्मण नहीं है वो प्राकृत बोलेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो आम लोग होते थे, आम आदमी औरत थे, उनकी भाषा थी प्राकृत और राजा रजवाड़ों की और ब्राह्मणों की भाषा थी संस्कृत। फिर कालिदास का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है अभिजना शकुंतलम। ये अभिजना शकुंतलम एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है। एक किंग था दुष्यंत नाम का, उसको एक यंग वुमेन से प्यार हो गया था जिसका नाम था शकुंतला। ठीक है, और यहां पे पुअर फिशरमैन भी प्ले में आता है। तो ये एक प्ले है अभिजनम शकुंतलम। अब यहां पे देखिए कुछ इसका छोटा सा एक पार्ट दे रखा, फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। अब क्या होगा, एक फिशरमैन को एक बहुत प्रीशियस रिंग मिलती है। अब वो प्रीशियस रिंग किंग ने शकुंतला को दी होती है। अब शकुंतला की रिंग को एक फिश गलती से सॉलो कर जाती है। क्या होता है कि शकुंतला की रिंग पानी में गिर जाती है और पानी में उस रिंग को फिश सॉलो कर जाती है। और जब ये रिंग गलती से एक फिशरमैन को मिल जाती है तो फिशरमैन राजा के पास जाके उस रिंग को वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो गेटमैन को बताता है तो गेटमैन बोलता है कि भाई तूने चुराई है रिंग। चीफ पुलिस ऑफिसर उससे अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन जब उस फिशरमैन को किंग के सामने लेके जाया जाता है तो किंग खुश हो जाता है उस रिंग को देख के और वो फिशरमैन को रिवार्ड देके वापस भेजता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पे भी यहां पे हल्का फुल्का नॉन एम्पैथी दिखाई गई ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड गेटमैन। यानी राजा ने तो अच्छे से ट्रूट किया, लेकिन जो गेटमैन थे, जो पुलिस ऑफिसर था, जो राजा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने उस फिशरमैन से अच्छे से बात नहीं की। ठीक है, तो यहां पे आपको बैकडोर से दिखाया जा रहा है कि उस फिशरमैन और उस पुलिस ऑफिसर ने उस फिशरमैन का ढंग से ध्यान नहीं रखा और राजा को यह बात पता भी नहीं चल पाई। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे एक एक्टिविटी दी, डू यू थिंक इफ अ पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड रिपोर्ट्स दिस टू द पुलिस, हाउ वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस टुडे? आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। यहां पे एक और चीज रखी, नेम अ फेमस मैन हु टॉट इन प्राकृत एंड अ किंग हु इशूड हिज इंस्क्रिप्शंस इन प्राकृत। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया फ्रेंड्स। प्राकृत में बुद्ध जी ने भी अपने टीचिंग्स दी हैं, महावीर
जी ने भी अपनी टीचिंग्स दी हैं, जो जैन के फाउंडर थे। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के फाउंडर्स ने प्राकृत में अपनी टीचिंग्स दी हैं। प्राकृत में इंस्क्रिप्शंस किसने लिखाए हैं? तो भैया सबसे बड़ा रूलर जिसने प्राकृत में अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं वो था अशोक। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले बताया, तो इसके तो बड़े आसान आसान से जवाब थे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे चाइनीज पिलग्रिम फाजियान के बारे में। देखिए, चाइनीज पिलग्रिम फाजियान ने अनटचेबल्स की प्लाइट को बहुत ही मार्मिकता से बताया है। जो अनटचेबल्स थे उनको बहुत ही गंदगी से रखा जाता था, यानी शूद्र में भी जो लो क्लासेस हुआ करती थी वो सिटी के बाहर रहते थे, और जब भी वो सिटी में आएंगे तो वो अपने पास एक वुड का टुकड़ा होगा, उसको बजाते हुए आएंगे, ताकि जब लोग उस वुड के टुकड़े को सुनेंगे तो उसको, कई लोग तो उसको देखना ही पसंद नहीं करते थे, और मान लीजिए देख लिया तो दूर से निकल जाएंगे। अगर कुछ लोग तो पंडित ऐसे हुआ करते थे जो देख लेते तो जाके नहाते थे। इस हिसाब का बवाल चल रहा था उस टाइम पे, जो कि बहुत गलत था। तो इस हद तक इनके खिलाफ उस समय पे डिस्क्रिमिनेशन था। फिर बाण भट्ट ने एक विविड पिक्चर दिया है कि जब किंग की आर्मी मूव करती थी एक जगह से दूसरी जगह तो किस तरीके का सीन बनता। तो यहाँ पे जो बाण भट्ट का डिपिक्शन है कि जब किंग की आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो क्या होगा। देखिए, बहुत सारा इक्विपमेंट चलता था, बहुत सारे वेपन्स होते थे, किंग के रोज की चीजें जैसे पॉट्स, पैंस, फर्नीचर, गोल्डन फुटस्टूल, फूड, एनिमल्स खाने के लिए जैसे गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सब कुछ उसके साथ चलते थे। बड़े बड़े कैमल्स, एलिफेंट्स, एक ह्यूज आर्मी चलती थी, साथ साथ ड्रम बजाते हुए जाते थे, बहुत सारे हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स बजते रहते थे। अब जब विलेज से जब ये आर्मी बीतती थी, गुजरती थी, तो उस विलेज के लोग अपने गिफ्ट लेके आते थे। मजबूरी थी, अगर वो गिफ्ट ना भी लाना चाहे तो उनको लाना पड़ेगा, भाई राजा आ रहा है। तो कर्ड का गिफ्ट, गुड़, फ्लावर, एनिमल्स के लिए फॉडर, जो एनिमल्स चल रहे हैं राजा के साथ उनके लिए दूध, और जो फॉडर वगैरह, ये सब तरीके की चीजें। बहुत सारे लोग राजा से मिलके उनको अपनी शिकायतें बताते थे ताकि वो उनकी शिकायतों का निरावरण करें। लेकिन जब इस तरीके की इतनी बल्क में जब एक आर्मी निकलती थी ना, तो बहुत लंबा डिस्ट्रक्शन का ट्रेल छोड़ जाती थी। बहुत सारे एलिफेंट्स आसपास की विलेजेस की हटों को तबाह कर देते थे, ठीक है। वहां पे जो मर्चेंट्स के कैरावेंस के जो एनिमल्स होते थे वो भाग जाते थे। बाण भट्ट का कहना था होल वर्ल्ड वाज सॉलोड अप इन डस्ट। तो विलेजर्स को काफी मुसीबत होती थी जब ये बड़े बड़े कैरावांस किंग के निकलते थे, पर वो कुछ कह तो सकते नहीं क्योंकि राजा निकल रहा है, और राजा के सामने कौन क्या ही बोलेगा। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो आर्मी अपने साथ लेके चल रही होगी, और विलेजर्स क्या लेके आए होंगे किंग के लिए, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। वैसे तो बहुत सारी चीजें ऊपर ही बता रखी है। फिर फ्रेंड्स, यहां पे हम एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे इस्लाम के बारे में। देखिए, अरेबिया को अपने मैप 6 में ढूंढिए, जो पेज 76 77 पे था। ज्यादातर अरेबिया एक डिजर्ट है, लेकिन वो कम्युनिकेशंस हब रहा है सेंचुरीज पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे पड़ता था। बहुत सारे अरब मर्चेंट्स और सेलर्स सी ट्रेड में इन्वॉल्व थे इंडिया और यूरोप के बीच में। बहुत सारे अरेबिया में रहे थे, जैसे कि बेदुइन्स, जो कि पेस्टोरल ट्राइब्स थी, जो कि कैमल्स पे और हार्डी एनिमल्स पे डिपेंड करती थी, जो कि डिजर्ट में रहते थे। अब वह है कि 1400 साल पहले लगभग, यानी 600 एडी के अराउंड, प्रॉफिट मोहम्मद नाम के एक गुरु थे, धर्म गुरु थे। उन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम था इस्लाम। आज की डेट में ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है पॉपुलेशन वाइज। अरेबिया में इसकी शुरुआत की थी। क्रिश्चियनिटी की तरह इस्लाम भी एक धर्म था, और जो इस्लाम धर्म के प्रिंसिपल्स थे वो काफी अच्छे थे। ये इक्वालिटी की बात करते थे, और यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर द अल्लाह, यानी जो इनके सुप्रीम गॉड हैं उनके सामने सब बराबर है, इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक सुप्रीम गॉड थे। और यहाँ पे एक वर्स है फ्रॉम द कुरान, द सैक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। आप इसको पढ़िए तो आपको थोड़ा सा इस्लाम की फिलॉसफी समझ में आएगी। बहुत ही प्योर फिलॉसफी है। आज की डेट में फिलॉसफी थोड़ी सी डाइल्यूट हो चुकी है। अगर आप इस्लाम की ग्रोथ को देखोगे फ्रेंड्स, तो ये बहुत तेजी से ग्रो किया है। नॉर्थ अमेरिका, स्पेन, ईरान, इंडिया पहुंचा, और अरब सेलर्स के थ्रू ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अरब सेलर्स के थ्रू ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी आया फ्रेंड्स, और फिर अरब सेलर्स ने सिंध को कॉन्कर किया, जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, लगभग 1300 ईयर्स अगो। तो ये इस्लाम धर्म इंडिया में कैसे आया? अरब सोल्जर्स के थ्रू आया। इसकी एक काफी बड़ी स्टोरी है, द एंट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया। कभी अलग से मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात की, प्रशस्ति, आर्यवत, दक्षिण पथ, जेनोलॉजी, हेरिटरी ऑफ समन्ता, असेंबली, नागरम, सब मैंने आपको समझाया। अब देखिए, गुप्ता डायनेस्टी शुरुआत कितनी पहले बताई गई है? 1700 साल पहले, यानी लगभग 300 एडी। 300 एडी से लगभग 10-20 साल पहले शुरू हो चुका था। और हर्षवर्धन का राज लगभग 1400 ईयर्स अगो, 606 से 647 एडी माना जाता है
हर्षवर्धन का राज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ, बहुत जल्दी बता के समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं तेज चलाऊं ताकि वीडियो आपके लिए बोरिंग ना हो, बहुत ज्यादा लंबी मैं वीडियो खींचता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ वीडियोस का तो काफी कम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को कम से कम बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए। हैव अ गुड डे, गुड बाय।